Hello friends, myself Chandan Kumar Singh. This is the 13th part of machine design. Last part में डिस्कस किया था to क्वेश्चन नंबर 205 तक, क्वेश्चन नंबर 206. Width of key is usually taken as width जो होता है वो जनरली d/4 होता है. Width is equal to d/4 and thickness is equal to d/6. जनरली d/6 होता है. ये दोनों याद रखना है आपको की के केस में d/4 and d/6. नाउ ये कुछ है याद रखने के लिए. स्क्वायर की ट्रायंगुलर की स्क्वायर की सबसे पहले बात करते हैं. तो विड्थ कितना होना चाहिए d/4. तो जितना विड्थ होगा उतना ही हाइट होगा. उतनी हाइट को हम लोग थिकनेस भी बोलते हैं t. अब थिकनेस वही होगा या हाइट वही होगा b के बराबर. अब b क्या है? विड्थ है. विड्थ कितना है? d/4. तो यहाँ पर d/4 दैट मीन्स अब कह सकते हैं कि d/4 ये b की जगह पर d/4. एक्चुअल में b जो है d/4 के बराबर है. तो यहाँ पर विड्थ भी d/4, हाइट भी d/4. किस केस में? स्क्वायर के केस में. लेंथ 1.5d. इसको हम निकाल भी सकते हैं. ना रेक्टेंगुलर केस में d/4 और d/6. d/4 क्या है? विड्थ. d/6 क्या है? थिकनेस या हाइट. और लेंथ कितना है? 1.5d. ये तीन वैल्यू को आप रिमेंबर करके भी रख सकते हैं. यहाँ पर भी देख सकते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन में विड्थ कितना? d/4 और हाइट कितना? d/6 या थिकनेस कितना? d/6. स्क्वायर की में दोनों d/4. हाइट और विड्थ दोनों d/4. गिव हेड की में विड्थ d/4 और थिकनेस d/6. जनरली की के केस में विड्थ जो होता है d/4 होता है और थिकनेस जो होता है d/6 होता है. फॉर ए स्क्वायर की साइड इज इक्वल टू d/4. साइड इज इक्वल टू d/4. साइड d/4 यानी थिकनेस इज इक्वल टू d/4. और यहाँ पर विड्थ में भी d/4 होता है स्क्वायर की केस में. इट्स लेंथ शुड बी गिवन बिलो. लेंथ क्या होना चाहिए? सो दैट ऐसा करने से स्ट्रॉन्ग इन शेयर एज द शाफ्ट इन टोर्सन. जब टोर्सन होगा तो शेयर में भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा जितना वो टोर्सन में स्ट्रॉन्ग होगा. कहने का मतलब मेरा यह है कि शेयर फोर्स जो हम निकालेंगे, फोर्स अपॉन पैरेलल एरिया, ये जो शेयर फोर्स है टोर्सन में जो शेयर फोर्स होता है, टोर्सन का शेयर फोर्स क्या होता है? तो टोर्सन का जो शेयर फोर्स होता है T/J इज इक्वल टू τ/ρ. यहाँ पर शेयर फोर्स या शेयर स्ट्रेस हम निकालेंगे 100 और वो शेयर स्ट्रेस निकला था τ इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ये दोनों को जब इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है, तब के केस में आपका लेंथ क्या निकलेगा? ठीक है, लेंथ क्या होगा तब के केस में? तो वो 1.5d होता है. अगर याद होगा तो ये मार सकते हैं आप, लेकिन अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं. नाउ जैसे मान लीजिए कि दिस इज द की. ये की है आपका और ये क्या है? शाफ्ट है. शाफ्ट जो रोटेट कर रहा है, मान लीजिए कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो आपका जो की होगा, की में जो मोमेंट जनरेट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होगा. दैट मीन्स ये फोर्स और ये फोर्स दोनों एक दूसरे को मिला करके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. दैट मीन्स एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है. पहला बात तो ये. दूसरा, अगर ये शेयर होता है इस फोर्स की वजह से या इस टॉर्क की वजह से, अगर ये शेयर होता है तो कहाँ से शेयर होगा? तो शेयर होगा तो कहीं यहाँ से शेयर होगा. इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा आपके पास, यहाँ से शेयर होगा. ये कितना है? ये विड्थ है. और ये एरिया आपका शेयर होगा. चूँकि ये लंबा है तो जो एरिया शेयर होगा वो शेयर ई वाला ये एरिया होगा. अगर इसको थोड़ा गौर कीजिए, ये इसको पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में आप एक्सटेंड कीजिए तो ये जो एरिया होगा ये, तो एरिया का लेंथ कितना है? L. और ये कितना है? विड्थ. तो L इंटू W जो भी मिलेगा वो एरिया मिलेगा, शेयर एरिया. तो शेयर एरिया फोर्स तुमको पता है, यहाँ पर F फोर्स है. तो टोटल यहाँ पर टॉर्क कितना होगा? तो टॉर्क हम जानते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या? d/2. फोर्स इंटू यहाँ से यहाँ तक d/2. तो फोर्स इंटू d/2. d क्या है? डायमीटर ऑफ द शाफ्ट. फोर्स की जगह पर, फोर्स हम जानते हैं कि फोर्स की जगह पर कैसे लिख सकते हैं? स्ट्रेस इंटू एरिया. स्ट्रेस जो है शेयर स्ट्रेस टाउ है. एरिया क्या मिला मेरे को? L इंटू W. तो LW टाउ, ये फोर्स इंटू d/2 जो भी मिला टॉर्क मिला. ये टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से जो टॉर्क होगा, जब ट्विस्टिंग मोमेंट हम अप्लाई करेंगे तो जो टॉर्क मिलेगा वो
तो वो टॉर्क तो आपका टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का टॉर्क यह मिलेगा। कैसे मिलेगा ये? तो हम जानते हैं टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई रो। टी के जगह पर टी हमको निकालना है, जे को आप उस साइड लेके जाइए, तो जे को आप उस साइड लेके जाइएगा, जे के जगह कितना पाई d4/32 इंटू टाउ डिवाइडेड बाई d/2 यानी मिला हमको पाई d4/32 इंटू टाउ डिवाइडेड बाई d/2। तो ये 2 और ये 32 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स ये 16 हो गया, ये d और ये d कैंसिल हुआ, तो दैट मीन्स मेरे को मिला दिस मच पाई dq टाउ बाई 16। ये टॉर्क और ये टॉर्क दोनों को जब इक्वेट करेंगे, चूँकि क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों को इक्वेट करना है, दोनों जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ से जो L होगा मेरा लेंथ, वो लेंथ मेरे को मिलेगा 1.571d, दैट मीन्स 1.5d। When the key material is same as the shaft, जब की मटेरियल और shaft दोनों सेम मटेरियल का हो, की और shaft दोनों सेम मटेरियल का हो, तो उस वक्त टाउ इज इक्वल टू टाउ 1, दैट मीन्स दोनों शियर स्ट्रेस आपस में बराबर होगा, और जब वो बराबर होगा तो लेंथ कितना हो जाएगा 1.5d। तो यहाँ पर हमको लेंथ क्या मिला? लेंथ मिला 1.5d। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 209, सैडल की क्या होता है? नाउ सैडल की अगर बात करें तो सैडल की दो तरह का होता है, एक फ्लैट सैडल की और दूसरा हॉलो सैडल की। ये जो है ये फ्लैट सैडल की है और ये जो है वो हॉलो सैडल की है। दोनों का अगर आप ज्योमेट्री देखिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो है इसका बॉटम पोर्शन जो है वो ऐसा है, कर्वेचर है, जो इसका बॉटम पोर्शन कर्वेचर होता है, जो कि इस सैफ्ट के प्रोफाइल से मैच करता हुआ, तो उसको बोलते हैं हॉलो सैडल की। और अगर ये बॉटम पोर्शन स्ट्रेट है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्लैट सैडल की। फ्लैट सैडल के लिए हल्का सा इसको घिस देते हैं, इसके सरफेस को, सैफ्ट के सरफेस को, और उसके ऊपर इसको प्लेस करते हैं। दोनों टैपर होता है, दोनों ही की जो है वो जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे वो लेंथ थोड़ा डिक्रीज होता है, दैट मीन्स वो टैपर होता है, ऐसा होता है ना। अगर हम फ्लैट सैडल की का बात करें तो फ्लैट सैडल की जो टैपर की विच फिट्स इन ए की वे इन द हब। अब इस फ्लैट सैडल की में इस सैफ्ट के अंदर तो कुछ भी नहीं गया, सैफ्ट के सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन ये पूरा का पूरा हब के अंदर जाएगा। जैसे ही हब इसके ऊपर हम अटैच करेंगे तो हब के अंदर ये पूरा का पूरा पोर्शन जाएगा। इट इज लाइकली टू स्लिप अराउंड द सैफ्ट अंडर लोड। अगर लोड बढ़ेगा तो स्लिप होने का चांसेस यहाँ पर रहता है, कुछ ना कुछ स्लिप होगा, लेकिन इस केस में स्लिप नहीं देखने को मिलेगा। देयरफॉर इट इज यूज फॉर कंपैरेटिवली लाइट लोड के केस में हम लोग फ्लैट सैडल की यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाइट लोड के केस में ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लोड अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो उस केस में हम लोग हॉलो सैडल की यूज़ करते हैं। इसमें ग्रिप जो होता है, फ्रिक्शन जो होता है एट द सरफेस, वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन ऑफ फ्लैट सैडल की। ना अभी हॉलो सैडल की इज ए टैपर की which fits in the keyway in the hub and the bottom of the key is shape fit to the curved surface of the shaft. Since hollow saddle key hold by the friction, therefore this is suitable for light load. It is usually used as a temporary fastening in fixing and setting the eccentric cams. इसका यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे देखें हम हॉलो सैडल की, तो हॉलो सैडल की को जनरली सैडल की बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। हॉलो सैडल की अगर ऐसा शेप है की का, तो इसको बोलते हैं हम लोग हॉलो सैडल की, और हॉलो सैडल की को ही हम लोग बोलते हैं सैडल की। अगर ये सरफेस फ्लैट होता बॉटम सरफेस, तो उसको बोलते हैं फ्लैट सैडल की। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, इट प्रोवाइडेड इन द हब ओनली, ये हब में ही जाता है, एंड फिटेड एंड हॉलो टू फिट द सैफ्ट के ऊपर वो फिट होता है, दैट मीन्स ये सैडल की। नेक्स्ट क्या है, हैज़ फ्लैट सरफेस, उसका फ्लैट सरफेस होता है, एंड द सैफ्ट इज प्लेन्ड, सैफ्ट को पहले प्लेन किया जाता है, प्लेन ऑफ टू एकोमोडेट द की, ये फ्लैट सैडल की का है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सैडल की अगर पूछा जाए तो ये मारना है आपको।
नेक्स्ट है शेप ऑफ वुडरफ की। वुडरफ की अगर आपको याद होगा तो वुडरफ की का जो शेप होता है वो ऐसा होता था। तो वुडरफ की का जो शेप है इसको बोलते हैं हम लोग सेमी सर्कल। नेक्स्ट है इन वेल्डिंग ज्वाइंट। इन वेल्डेड ज्वाइंट द थ्रोट ऑफ द वेल्ड एज कंपेयर टू साइज ऑफ वेल्ड। साइज ऑफ द वेल्ड के कंपेरिजन में थ्रोट का एरिया कम होता है, हम पहले देखे। अब कितना वो कम होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफर फिलेट वेट, ये पहले भी देख चुके हैं। तो ये स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, थ्रोट एरिया है। अब ये थ्रोट एरिया जो है उसको थोड़ा सा देखिएगा गौर से। तो ये जो है इसको बोलते हैं टी, थिकनेस, इनटू ये डिस्टेंस एल। तो थिकनेस इनटू एल, ये जो डिस्टेंस हमको मिला है, ये जो एरिया हमको मिला है वो सबसे कम एरिया है। फोर्स जब ये अप्लाई होता है सबसे कम एरिया है थ्रोट का एरिया, वो है कितना, टी इंटू एल। वो है टी इंटू एल, ये है टी और ये वाला है एल। लेकिन ओरिजिनल एरिया का अगर हम बात करें तो ये है एच इंटू एल। तो एच इंटू एल जो है ओरिजिनल एरिया है और टी इंटू एल आपका थ्रोट का एरिया है। तो वो दोनों एक दूसरे से कितना कम है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका थ्रोट एरिया कितना कम है। तो इसके लिए आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ पर ऊपर वाले फिगर में जो एच था वो उसको हम यहाँ पर एस से डिनोट किया गया है इसमें। ये जो है थ्रोट का जो थिकनेस है वो टी है, थिकनेस वही है। एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री और ये एस को ऊपर वाले फिगर में एच दिखाया गया है, यह एच, ये भी एच। नाउ यहाँ पर एस है। तो अगर टी निकालना पड़े, थ्रोट का जो एरिया है वो एच के फॉर्मेट में कितना मिलेगा, यानी एस के फॉर्मेट में कितना मिलेगा, तो हम एस साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू टी बोल सकते हैं। टी इज इक्वल टू एस साइन 45 डिग्री, क्योंकि ये बड़ा है, इसका कंपोनेंट जब तोड़ेंगे छोटा है। बड़ा जब टूटता है तो जो दो छोटा छोटा चीज़ बढ़ता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, तो दोनों छोटा छोटा चीज़ होता है। जैसे एच को अगर डिकम्पोज किए तो एच साइन 45 और एच कॉस 45, तो ये वाला एच साइन 45 और ये वाला एच कॉस 45, ये दोनों। अभी दोनों को जब वापस जोड़ दीजिएगा आप, एच कॉस 45 और एच साइन 45, ये वाला आपको मिला एच साइन 45 और ये मिला एच कॉस 45, दोनों को जोड़िएगा तो वापस यही एच मिल जाएगा, यानी एस मिल जाएगा। तो हमको ये चाहिए टी इज इक्वल टू दिस मच। एरिया कितना हम जानते हैं थ्रोट का टी इंटू एल। तो टी इंटू एल, एल की जगह कितना, तो एल की जगह पर टोटल लेंथ एल, एल की जगह वही, टी की जगह कितना 0.7 इंटू एस, 0.7 साइन 45 दैट मीन 0.7, 1/√2, 1/√2 दैट मीन 0.7 इंटू एस इंटू एल, ये एरिया। तो 0.7 इंटू एल। अगर बात किया जाए कि अगर दोनों साइड अगर वेल्डिंग किया हुआ है, एक इस साइड भी है और एक इस साइड भी है, इस साइड भी वेल्डिंग किया हुआ है, तो दोनों साइड अगर वेल्डिंग किया हुआ है तब क्या इसमें डबल हो जाएगा, डबल एरिया। नाउ इफ सिग्मा टी इज द अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेंथ, देन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट फॉर द सिंगल फिलेट वेल्ड, एक तरफ फिलेट वेल्ड है तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, तो एरिया इंटू स्ट्रेस, अलाउएबल स्ट्रेस कितना है, सिग्मा टी है, और एरिया कितना मिला, जो अभी मिला 0.707 इंटू एच इंटू एल बोलिए या एस इंटू एल बोलिए। नेक्स्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट ऑफ डबल फिलेट वेल्ड, डबल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा 1.414 एस एल इंटू सिग्मा टी। ये ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस किए हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। Now, in welded joint, the throat weld as compared to the size of the weld, size of the weld के कंपेयर में कितना हो जाएगा 0.7 टाइम्स h इंटू एल। ये साइज ऑफ द वेल्ड, वेल्डिंग का साइज ये था, थ्रोट में कितना था, तो थ्रोट में था t इंटू एल। तो साइज ऑफ द वेल्ड के कंपेरिजन में ये चीज़ 0.7 टाइम्स छोटा था। अभी भी देखिए हम लोग इसको। नेक्स्ट बात कर रहे हैं टेंजेंट की क्या होता है, तो टेंजेंट की के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नाउ ये है आपका टेंजेंट की में थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा तो ये जो है उसका कुछ पोर्शन आपका सैफ्ट में गया है, कुछ पोर्शन आपका हब में गया है। थोड़ा सा ये पोर्शन जो है अगर इसको हम ज्वाइन करें तो ये जो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री बन रहा है, और ये जो 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री आपका सैफ्ट के अंदर है और ये 90 डिग्री आपका हब के अंदर है। इस तरह से वो अरेंज है, मतलब कि ये 90 डिग्री जो है आपका सैफ्ट के अंदर है और ये 90 डिग्री आपका हब के अंदर है। इस तरह का जब ज्वाइंट होता है, जब दो की इस तरह से अपने जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं टेंजेंट की। ये यूज़ किया जाता है जब
टॉर्क जो है एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रहा हो, टॉर्क अगर वन डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रहा हो, जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस वक्त जो अपोजिट डायरेक्शन में की के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो जस्ट उसका अपोजिट। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो की के ऊपर जो रेजिस्टिव टॉर्क लगेगा वो जस्ट इसके अपोजिट लगेगा, और जब इसके अपोजिट लगेगा दैट मीन्स एक डायरेक्शन में अगर टॉर्क का ट्रांसमिशन होना है तो उस वक्त ये की जो है आपका वो ऑब्जेक्ट करेगा, रोकेगा इस फोर्स को, रेजिस्टिंग टॉर्क को ये रोकेगा। ये वाला तो नहीं रोकेगा क्योंकि इसमें तो ऐसे ही फोर्स लगेगा, दैट मीन्स ये पार हो जाएगा। दैट मीन्स इस तरह का जब की हो तो उसमें वन डायरेक्शन टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए हम लोग टेंजेंट की यूज़ करते हैं। वन डायरेक्शन आपका टॉर्क ट्रांसमिशन के केस में आपका टेंजेंट की यूज़ करते हैं। तो टेंजेंट की आर फिटेड इन पेयर एट राइट एंगल शोन इन द फिगर। ईच की इज टू विथस्टैंड टोर्सन इन वन डायरेक्शन ओनली। दोनों का दोनों जो की है एक डायरेक्शन में ही टॉर्क का ट्रांसमिशन होता है तभी वो उसके लिए वो एप्लीकेबल है। दीज आर यूज्ड इन लार्ज हैवी ड्यूटी सैफ्ट। लार्ज हैवी ड्यूटी सैफ्ट के केस में हम लोग टेंजेंट की यूज़ करते हैं। नो, जैसा ऊपर अभी देखे थे कि टेंजेंट की क्या होता है, ऊपर अभी देखे थे कि ये जो ऑप्शन है ये था किसके लिए, आपका सैडल की के लिए, ये वाला ऑप्शन फ्लैट सैडल की के लिए, और ये जो ऑप्शन है इज फिटेड सच दैट इच विथ स्टैंड टोर्सन इन वन डायरेक्शन ओनली, ये था आपका टेंजेंट की के लिए। नेक्स्ट है कैनेडी की ई यूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ। कैनेडी की का यूज़ हम लोग हाई ड्यूटी के लिए करते हैं। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जैसे स्क्वायर की हो गया और रेक्टेंगुलर की हो गया, आपका गिव हेड की हो गया, वुडरफ की हो गया, ये सारा की जो है वो आपका लाइट ड्यूटी के लिए यूज़ होता था। हैवी ड्यूटी के लिए बार्थ की हो गया, कैनेडी की हो गया, ये सब जो की है पिन मतलब पिन रोलर पिन जॉइंट पिन की जो है वो भी आपका हाई ड्यूटी के लिए यूज़ करते हैं। तो वो हम पहले भी देख चुके हैं, फिर से एक और रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। पहले भी डिस्कस किए थे लाइट एंड मीडियम ड्यूटी की। इसमें क्या क्या है, स्क्वायर की, रेक्टेंगुलर की, गिव हेड की, वुडरफ की, ये सारा लाइट एंड मीडियम ड्यूटी के लिए यूज़ करते थे हम लोग। सैडल की, टेंजेंट की, ये सारा लाइट एंड मीडियम ड्यूटी। हैवी ड्यूटी की में कौन कौन सा, राउंड की जिसको पिन की भी हम लोग बोलते हैं, बार्थ की, फिर आपका ये नहीं, ये आपका लाइट एंड मीडियम ड्यूटी में यूज़ करते हैं। कैनेडी की, फेदर की, ये सारा कैनेडी की फेदर की जो है हम लोग यूज़ करते हैं। कैनेडी की एक्चुअल में क्या है, स्क्वायर की ही है, ठीक है। फेदर की एक्चुअल में क्या है, रेक्टेंगुलर की का दो कॉम्बिनेशन का है फेदर की, या स्क्वायर की का दो कॉम्बिनेशन, ये फेदर की में रेक्टेंगुलर की का दो कॉम्बिनेशन, और ये बार्थ की है, ये है राउंड की। तो ये सारा हैवी ड्यूटी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो जैसे कि मैं देखे कैनेडी की जो होता है वो रफ एंड हैवी ड्यूटी के लिए होता है। नेक्स्ट है विच की ट्रांसमिट पावर थ्रू द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ओनली। सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कौन सा की में सिर्फ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, तो वो मिलता है आपको सैडल की में। सैडल की अभी आप देखें। नेक्स्ट is sunk key. Sunk key provided in the hub only and hollowed to fit the shaft. ये sunk key थोड़ी होता है। Is designed to fit in the sunk key whose bed is parallel to the axis. तो सबसे करेक्ट ऑप्शन जो इसका है वो ऑप्शन नंबर डी, is designed to fit in the sunk key way whose bed is parallel to the axis. ये आपका सैडल की, ये फ्लैट सैडल की, टेंजेंट की, और ये आपका है इज डिजाइन टू फिट द संक की वे, दैट मीन्स संक की के बारे में। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग की ट्रांसमिट पावर थ्रू द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ओनली। अभी भी देखिए हमने फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से सिर्फ और सिर्फ सैडल की। नेक्स्ट है फ्लैट सैडल की भी जिसको बोलते हैं हम लोग, हैज़ ए फ्लैट सरफेस एंड द सैफ्ट इज प्लेन्ड। सैफ्ट को प्लेन करते हैं और तब उस सैफ्ट की को रखते हैं यहाँ फ्रिक्शन के वजह से ही जो भी होता है। लाइट ड्यूटी के लिए ये फ्लैट सैडल की हम लोग यूज़ करते हैं, इसको फ्लैट की या फ्लैट सैडल की बोलते हैं। और हॉलो सैडल की के केस में
आप यूज़ करते हैं हॉलो सैडल की केस में आपका जो ये कर्वेचर होता है सैडल की का, वो आपका सैफ्ट के कर्वेचर से मैच करता है। तो ये हॉलो सैडल की, इसको हम हॉलो सैडल की को सिप सैडल की भी बोलते हैं, और फ्लैट की को फ्लैट सैडल की बोलते हैं। इसका नीचे वाला सरफेस जो होता है फ्लैट होता है। दैट मीन्स फ्लैट सैडल की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इन थिक सिलेंडर द टेंजेंशियल स्ट्रेस अक्रॉस द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। इन थिक सिलेंडर के केस में, जो टेंजेंशियल थिक सिलेंडर के केस में आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस देखने को मिलेगा और रेडियल स्ट्रेस देखने को मिलेगा। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस किस तरह से वैरी करता है ये पहले हम लोग डिस्कस किए हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम थिक सिलेंडर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल ये रिलेशन है रेडियल स्ट्रेस का और ये सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस का। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, ये रिलेशनशिप। अब इसमें क्या है, क्या क्या टर्म है, ये इसको थोड़ा सा समझने के लिए, ये मान लीजिए अंदर का रेडियस जो है उसको हम ए बोल रहे हैं, स्मॉल ए। बाहर का रेडियस बोल रहे हैं उसको बी बोल रहे हैं। कोई एक एलिमेंट अगर कंसीडर करते हैं तो एलिमेंट का रेडियस है स्मॉल आर। एलिमेंट तक का रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। अंदर से जो प्रेशर लग रहा है वो पी आई लग रहा है और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो पी नॉट लग रहा है। ये कहानी है। अब जो रेडियल स्ट्रेस यहाँ पे देखने को मिलेगा हमको, जो रेडियल स्ट्रेस मतलब रेडियस के अलॉन्ग जो स्ट्रेस देखने को हमको मिलेगा वो स्ट्रेस होता है माइनस पी आई अपॉन बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 1 माइनस, ये तो टर्म आया आपका, ये टर्म आया इंटरनल प्रेशर की वजह से ये, और ये जो टर्म आया वो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से। जब खाली इंटरनल प्रेशर लग रहा हो, एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक हो, तो इसको हम जीरो कर देते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो। तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल प्रेशर काम होता है, मतलब इतना आप ये याद रखना। सिमिलरली ये दो रेडियल स्ट्रेस, सिमिलरली सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस या हुप स्ट्रेस जो होता है वो इंटरनल प्रेशर की वजह से दिस मच और एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से दिस मच, इतना स्ट्रेस। ये रिलेशनशिप आप याद रखिए। इन दोनों में आप देखिएगा क्या, पी आई क्या है, इंटरनल प्रेशर, बी विद द आउटर रेडियस, ए विद द इनर रेडियस, आर विद द इंटरमीडिएट रेडियस जो कि हम एलिमेंट कंसिडर किए उसका रेडियस। इस टर्म को सिग्मा आर और सिग्मा थीटा, जो भी सिग्मा थीटा और सिग्मा आर दो चीज मिला है यहाँ पर, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तब, दोनों को जब ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो आर वाला टर्म, जैसे इसको गुना करके ऐड करेंगे तो आर वाला टर्म जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों से, और मेरा जो बचेगा वो बचेगा ये वाला टर्म। इस टर्म को गौर से देखिएगा तो इसमें कहीं भी आर वाला टर्म नहीं है। अगर आर वाला टर्म नहीं है इसका मतलब ये है कि ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, इंटरनल प्रेशर भी कांस्टेंट है। क्योंकि एक सिलेंडर हम लिए हैं तो उसका रेडियस थोड़ी बदलने वाला है, इंटरनल रेडियस और आउटर रेडियस थोड़ी बदलने वाला है, ए और बी थोड़ी बदलने वाला है। मतलब ए भी वही है, इंटरनल रेडियस ए भी वही है और बी भी वही है, बी वो चेंज नहीं होने वाला है। मतलब ये जो भी चीज़ मिला हमको वो कांस्टेंट मिला, वो कांस्टेंट मिला। मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सम ऑफ दिस स्ट्रेसेस इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। ये दोनों को ऐड करेंगे तो रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा। दैट मीन्स ये कांस्टेंट है, इट इज ए कांस्टेंट, इट इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर दो रिलेशनशिप है आपका, एक सिग्मा आर का है, दूसरा सिग्मा थीटा का है। ये दोनों आप याद रख लीजिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं ये इस स्ट्रेस का। जब सिर्फ और सिर्फ इंटरनल प्रेशर लगेगा तो ये कंपोनेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल प्रेशर लगेगा तो ये कंपोनेंट होगा। बस एक्सटर्नल प्रेशर को भी निगलेक्ट कर दीजिए, एक्सटर्नल प्रेशर कुछ लग नहीं रहा है। तो एज्यूमिंग पी नॉट इज इक्वल टू जीरो, इंटरनल प्रेशर लोडिंग ओनली, सिर्फ इंटरनल प्रेशर लग रहा है, तब के केस में जो सिग्मा आर आपको मिलेगा वो ये दिस मच मिलेगा और सिग्मा थीटा जो मिलेगा आपको दिस मच मिलेगा। ये आपको प्लस में मिलेगा और ये आपको माइनस में मिलेगा। सिग्मा आर मतलब रेडियल स्ट्रेस और सिग्मा थीटा यानी हुप स्ट्रेस। अब इसका वेरिएशन देखने का कोशिश करते हैं। यदि ऐसा कीजिए आप, आर के जगह पर हम पुट करते हैं ए, आर के जगह पर हम पुट करते हैं ए। अगर दोनों को ऐड किए हम सिग्मा आर सिग्मा थीटा तो ये मिलेगा हमको, दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा। चलिए ये तो है। अब सिग्मा थीटा मैक्सिमम कब होगा, सिग्मा थीटा जो है सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम कब होगा तो वो देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जैसे ही सिग्मा थीटा के आर के जगह पर हम लोग
बी रखते हैं, आर की जगह क्या रखते हैं, बी रखते हैं, या आर की जगह मान लीजिए आप ए रखते हैं, ठीक है, आर की जगह आप इसमें ए रखिए, तो क्या मिलेगा आपको, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पी आई इंटू दिस मच, ए स्क्वायर कैंसिल, दैट मीन दिस मच। ये जो एक्सप्रेशन है सिग्मा आर सिग्मा थीटा का और सिग्मा थीटा मैक्सिमम का, आर की जगह आप ए रखे तो आपको ये दिया, बी रखे तो आपको बी रख के देख लीजिए आपको क्या आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो इससे कम आएगा। इन तीनों एक एक्सप्रेशन को सिग्मा आर सिग्मा थीटा और सिग्मा थीटा मैक्सिमम, या तीनों इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लेमीज स्ट्रेस, इसको हम बोलते हैं लेमीज स्ट्रेस ना। अगर हम पुट करने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं वेरिएशन क्या किया कब क्या होता है, तो ये केस हम कंसिडर कर रहे हैं जब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो, एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो, बाहर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा हो, पी नॉट इज इक्वल टू जीरो, और इंटरनल प्रेशर हो कुछ ना कुछ हो, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब इंटरनल प्रेशर कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, पी आई जीरो नहीं है, मतलब पी आई वैल्यू कुछ ना कुछ है। अच्छा, ये इंटरनल रेडियस बी बी द एक्सटर्नल रेडियस, कहाँ पर इसका वैल्यू कैसा होगा वो देखने की कोशिश करते हैं। हम सब पहले बात करते हैं सिग्मा आर का। सिग्मा आर का, जब आर की जगह हम ए पुट कर दें तो सिग्मा आर क्या मिला, आर की जगह ए पुट कीजिए, आर की जगह जैसे ही ए पुट कीजिएगा, जहाँ जहाँ आर है, आर की जगह जैसे ही ए पुट कीजिएगा तो आपको वही चीज़ मिलेगा जो यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब सिग्मा आर इज इक्वल टू माइनस पी। आर की जगह बी पुट कीजिए, आर की जगह बी पुट कीजिएगा तो आपको मिलेगा वैल्यू, आर की जगह जैसे ही बी पुट करेंगे तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर वन, ये वन माइनस वन जीरो, पूरा टर्म जीरो। तो सिग्मा आर का दो वैल्यू मिला, आर इज इक्वल टू ए एंड आर इज इक्वल टू ए था तो सिग्मा आर मिला माइनस पी आई, एंड आर इज इक्वल टू बी पुट किए तो सिग्मा आर मिला जीरो। इसका मतलब माइनस पी आई से बढ़ते बढ़ते वो जीरो तक पहुंच रहा है, मतलब सिग्मा आर का अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनर रेडियस, यहाँ पर इसका जो वेरिएशन है वो माइनस पी है, और यहाँ पर क्या है जीरो है, बढ़ते बढ़ते वो जीरो हो रहा है, और जो बढ़ रहा है पैराबोलिकली बढ़ रहा है, वो एक्सप्रेशन ऊपर दिख सकता है आपको ना। दूसरा बात हम करते हैं सिग्मा थीटा का। सिग्मा थीटा मतलब आर के जगह पर हम जितना मिनिमम पुट करेंगे सिग्मा थीटा मैक्सिमम मिलेगा। सिग्मा थीटा ये मेरा, आर की जगह जितना हम कम पुट करें, जितना हम कम पुट करें मतलब ए पुट करेंगे तो आर की जगह कम पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म बढ़ेगा, मतलब ये पूरा टर्म बढ़ेगा। आर की जगह अगर हम ज़्यादा पुट करें, आर की जगह अगर ज़्यादा पुट करेंगे, कम पुट करेंगे तो पूरा टर्म बढ़ेगा। आर की जगह ज़्यादा पुट करेंगे तो पूरा चीज़ क्या होगा, घटेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है आर। आर की जगह कम पुट करें तो ये पूरा चीज़ क्या होगा, बढ़ेगा। आर की जगह कम पुट करेंगे तो पूरा चीज़ क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन आर की जगह अगर ज़्यादा पुट करेंगे तो ये पूरा चीज़ क्या होगा, घटेगा। मतलब आर की जगह अगर हम कम पुट कर रहे हैं, मतलब मिनिमम पुट कर रहे हैं, आर की जगह हम ए पुट करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, आर की जगह अगर मिनिमम पुट करें, आर की जगह अगर ए पुट करते हैं मतलब इंटरनल रेडियस पुट करते हैं, तब हमको सिग्मा थीटा क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। और आर का वैल्यू हम जब मैक्सिमम पुट करते हैं, मतलब आर की जगह बी पुट करते हैं, तो बी पुट करते हैं मैक्सिमम पुट करते हैं, सिग्मा थीटा हमको मिनिमम मिलता है। तो ये जो वेरिएशन है आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाएगा, वो इतना वैल्यू रहेगा। यहाँ भी दिख रहा है सिग्मा थीटा ग्रेजुअली क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग इन मैग्नीट्यूड। ग्रेजुअली क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग इन मैग्नीट्यूड। तो आपसे अगर पूछेगा हुप स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होता है, तो मैक्सिमम होता है इनर रेडियस में, और मिनिमम कहाँ होता है, तो मिनिमम होता है आउटर रेडियस में। ठीक, अगर रेडियल स्ट्रेस की बात करें तो रेडियल स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होगा, तो मैक्सिमम जीरो यहाँ पर, और मिनिमम कहाँ होगा, तो मिनिमम इंटरनल रेडियस में। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि इसका वैल्यू क्या होता है, वो दिस मच सिग्मा आर एंड दिस इज सिग्मा थीटा, दिस इज सिग्मा थीटा। ये सिग्मा आर और सिग्मा थीटा, उसका डिफरेंट वैल्यू आर की जगह आप रखिएगा तो डिफरेंट वैल्यू आपको मिलेगा। अब मान लीजिए ये जो एक्सप्रेशन आपको मिला है, इस एक्सप्रेशन को कुछ बुक दूसरी तरह से लिखता है। फाइनली अगर सिग्मा थीटा मैक्स का बात करें तो इतना आया मेरा। कब आया ऐसा, जब आर की जगह मिनिमम पुट किए, मतलब मिनिमम तो ए पुट किए, जब ए पुट किए तो मेरे को ये मिला। ये आप ध्यान में रखिए, पी आई इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दूसरा तरीका है, दूसरा डिफरेंट बुक डिफरेंट लिखता है, डिफरेंट तरीके से लिखता है, तो उसमें किसी बुक में इस तरह से लिखा भी रहता है, जैसे यहाँ पर इस फॉर्मेट में लिखता है ताकि बच्चा लोग को आसानी से याद रहे। सिग्मा आर इज इक्वल टू बी बाई आर स्क्वायर माइनस ए, और सिग्मा थीटा इज इक्वल टू बी बाई आर स्क्वायर प्लस ए।
अब बी और ए क्या है, कांस्टेंट है, ए का वैल्यू इतना और बी का वैल्यू इतना। ये ए और बी का वैल्यू जब वापस अब इंजेक्ट कीजिएगा यहाँ पर ए और बी का वैल्यू, तो वही एक्सप्रेशन मिलेगा जो अभी एक्सप्रेशन हम दिए हैं। सिग्मा थीटा मैक्सिमम का वैल्यू यही आया था अभी हम लोग का, आपको याद होगा अभी सिग्मा थीटा मैक्सिमम वैल्यू यही आया था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, चाहे ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को भी हम लेमीज इक्वेशन ही बोलते हैं क्योंकि वो लेमीज इक्वेशन ही है एक्चुअल में, लेकिन यहाँ बी और ए के फॉर्म में शॉर्ट करके लिख दिया है तो चूंकि लेमीज इक्वेशन, तो ये भी आपको याद रखना है कि लेमीज इक्वेशन में सिग्मा आर और सिग्मा थीटा इस फॉर्मेट में होता है। ए और बी का वैल्यू दोनों का वैल्यू पुट करिएगा तो आपको वो मिल जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन नाउ जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए कि ये एक थिक सिलेंडर है, थिक सिलेंडर का इंटरनल रेडियस जो है वो आर आई है और एक्सटर्नल रेडियस आर ओ है, ठीक है। इस थिक सिलेंडर का जो एलिमेंट है उसमें से एक एलिमेंट हम कंसीडर किए जिसका थिकनेस है dx, इंटरनल प्रेशर जो लग रहा है वो पी आई मान लीजिए लग रहा है। नाउ इस सेल का जो थिकनेस है, जो ये थिक सिलेंडर के सेल का जो थिकनेस है वो है टी। तो जो इसमें जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इनर फेस में, दैट मीन्स यहाँ पर आपका मैक्सिमम देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको मिनिमम देखने को मिलेगा। ये हम लोग देखे अभी टेंजेंशियल में कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता है यहाँ भी और कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता है यहाँ भी, लेकिन जो इनर सरफेस में जो स्ट्रेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो सिग्मा टी मैक्सिमम है, और जो आउटर सरफेस में जो स्ट्रेस देखने को मिलता है उसको बोलते हैं सिग्मा टी मिनिमम है, जिसमें आर आई क्या है इंटरनल रेडियस, आर ओ क्या है एक्सटर्नल रेडियस, पी क्या है इंटरनल प्रेशर। लेकिन अगर हम रेडियल स्ट्रेस का बात करें तो रेडियल स्ट्रेस का अगर हम बात करें तो उस केस में वो इनर सरफेस पे मैक्सिमम होता है, एट द आउटर सरफेस में वो जीरो होता है। तो यहाँ पर सिग्मा आर आपको देखने को मिलेगा, रेडियल स्ट्रेस का बात कर रहे हैं, रेडियल स्ट्रेस में इनर सरफेस में वो मैक्सिमम होता है और एंड आउटर सरफेस में वो जो सेल है, थिक सिलेंडर का जो सेल है उसका आउटर सरफेस में जो रेडियल स्ट्रेस है वो जीरो के बराबर है। तो रेडियल स्ट्रेस कहाँ पे जीरो, आउटर सरफेस में जीरो और इनर सरफेस में क्या मैक्सिमम, और टेंजेंशियल स्ट्रेस इनर सरफेस में मैक्सिमम एंड आउटर सरफेस में मिनिमम। ये हम लोग देखे अभी भी। नाउ the distribution of stress in thick cylinder cell as shown in the figure. See that the tangential stress is maximum at the inner surface and minimum at the outer surface, and the radial stress maximum at the inner surface and zero at the outer surface. In designing the thick cylinder को अगर हम डिजाइन करना है तो कोई भी इक्वेशन इसमें से यूज कर सकते हैं, लैमेज इक्वेशन, बेर्नी इक्वेशन, कैल्वेरिनो इक्वेशन एंड बार्लो इक्वेशन। ये चारों इक्वेशन है, चारों में से कोई भी इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं। हम लोग जनरली जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो फॉलो करता है वो लेमीज इक्वेशन को फॉलो करता है, लेकिन नाम ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं इसको डिजाइन करने के लिए, थिक सिलेंडर को डिजाइन करने के लिए। नाउ जैसे कि हम लोग देखे थे, इन थिक सिलेंडर द टेंजेंशियल स्ट्रेस अक्रॉस द थिकनेस ऑफ सिलेंडर, थिकनेस ऑफ सिलेंडर के अक्रॉस जो टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा वो कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम एट इनसाइड एंड मिनिमम एट द आउटसाइड, दैट मीन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है थिक सिलेंडर इज डिजाइन बाय, थिक सिलेंडर जो है कैसे डिजाइन होता है, तो यहाँ पर हम जानते हैं वो लेमीज इक्वेशन के थ्रू डिजाइन होता है। तो लेमीज इक्वेशन करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट है फॉर डिजाइनिंग थिक सिलेंडर फॉलोइंग इक्वेशन इज यूज, कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, तो अभी भी देखें हम लोग ये सारा इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, दैट मीन ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट इन थिक सिलेंडर द रेडियल स्ट्रेस क्या कैसे वैरी करता है अक्रॉस द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर, रेडियल स्ट्रेस में इनर सरफेस में मैक्सिमम होता है एंड इनसाइड मैक्सिमम एट इनसाइड एंड जीरो एट द आउटसाइड, दैट मीन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ओल्डहम कपलिंग इज यूज्ड। ओल्डहम कपलिंग हम लोग पढ़े हैं थ्योरी ऑफ मशीन में। ओल्डहम कपलिंग का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब दो सैफ्ट, एक सैफ्ट है, ये सैफ्ट ये है और दूसरा सैफ्ट ये है, दोनों के बीच कुछ ना कुछ एक्सेंट्रिसिटी है, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, दैट मीन पावर को यहाँ से ट्रांसमिट करना है यहाँ हमको, तो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए इन दो सैफ्ट के ऊपर हम ओल्डहम कपलिंग करते हैं। ओल्डहम कपलिंग के थ्रू इसको हम अटैच करते हैं, तो ये जो पावर है यहाँ से ट्रांसमिट होगा यहाँ, इस सैफ्ट से इस सैफ्ट में। तो ऐसा कब होता है, तो ऐसा तब होता है जब दोनों के बीच, दोनों सैफ्ट के बीच कुछ ना कुछ एक्सेंट्रिसिटी हो, दैट मीन हम कह सकते हैं हैव लैटरल मिस अलाइनमेंट। लैटरल कहने का मतलब है कि आपका जो ये सैफ्ट है और ये सैफ्ट है
तो ये इसको हम इस डायरेक्शन को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल, इस डायरेक्शन को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एक्सेंट्रिसिटी होता है, उस परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं लैटरल मिस अलाइनमेंट। तो जब कभी भी लैटरल मिस अलाइनमेंट देखने को मिलेगा तो हम लोग ओल्डहम कपलिंग के थ्रू पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 to 3, फॉर टू पैरेलल शाफ्ट, दो पैरेलल शाफ्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन हुज एक्सिस इज स्मॉल एंड वेरिएबल, विच कपलिंग विल बी यूज्ड। वही सेम क्वेश्चन है कि दो शाफ्ट है, पैरेलल शाफ्ट है, शाफ्ट कैसा है, पैरेलल, द डिस्टेंस बिटवीन हुज एक्सिस इज स्मॉल एंड वेरिएबल, एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल है एंड वेरिएबल है, विच कपलिंग इज यूज, तो उसमें भी ओल्डहम कपलिंग ना, पैरेलल शाफ्ट के बीच अगर एक्सेंट्रिसिटी हो तो ओल्डहम कपलिंग हम लोग यूज करते हैं। नाउ यहाँ पे ये ओल्डहम कपलिंग का एक एग्जांपल है जिसको हम पहले भी डिस्कस किए हैं। इसमें मान लीजिए इस शाफ्ट से पावर आपको ट्रांसमिट करना है इस शाफ्ट में, आप नोटिस कीजिएगा दोनों शाफ्ट के बीच कुछ ना कुछ एक्सेंट्रिसिटी है, कुछ ना कुछ मिस अलाइनमेंट है। तो उस पर्टिकुलर केस में इस तरह के मैकेनिज्म को हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर 4 बार मैकेनिज्म है जिसमें ये जो लिंक नंबर 2 है, लिंक नंबर 2 है वो ऑलरेडी फिक्स है, जिसको हम बियरिंग बोल सकते हैं, बियरिंग पे ये फिक्स है। तो लिंक नंबर 2 आपका बियरिंग हो गया, उस बियरिंग से ये चीज़ अटैच है, ये चीज़ अटैच है शाफ्ट से, जिस शाफ्ट से पावर ट्रांसमिट करना है, और ये शाफ्ट माउंटेड है इस बियरिंग पे। तो ये लिंक नंबर 1 हो गया आपका, लिंक नंबर 2 यहाँ पर हो गया। तो लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 के बीच जो मोशन होगा वो रोटरी मोशन होगा, मतलब जो पेयर होगा वो रोटरी पेयर होगा यहाँ पर। नाउ अब अगर हम बात करें कि 1 नंबर और 4 नंबर के बीच जो है यहाँ पर पिस्मैटिक पेयर आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें जो मोशन होगा वो स्लाइडिंग मोशन होगा, इसको स्लाइडिंग पेयर ही बोलते हैं, पिस्मैटिक पेयर भी बोलते हैं हम लोग। तो लिंक नंबर 1 और 4 के बीच स्लाइडिंग पेयर, और ये लिंक नंबर 3 और 4 के बीच भी आपका स्लाइडिंग पेयर। ये जो स्लाइडिंग पेयर है, ये पिस्मैटिक पेयर, ये पिस्मैटिक पेयर, दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये पहले भी देख चुके हैं। तो इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि दो पैरेलल शाफ्ट के बीच अगर कुछ ना कुछ एक्सेंट्रिसिटी हो तो पावर का ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग ओल्डहम कपलिंग का यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ओल्डहम कपलिंग। नेक्स्ट है इन द फ्लैंज कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग के केस में 2 फ्लैंजेस आर कपल्ड टुगेदर बाय द मीन्स ऑफ बोल्ट, 2 फ्लैंज को आपस में जोड़ दिया जाता है, और वो जुड़ता कैसे है, विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्स। तो जो बोल्ट के थ्रू ये जुड़ता है वो बोल्ट कहाँ पे लगता है, तो वो लगता है रिम्ड होल में। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फ्लैंज कपलिंग के बारे में। नाउ फ्लैंज कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग में आप नोटिस कीजिएगा कि ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंज, ये एक फ्लैंज, ये दूसरा फ्लैंज। ये फ्लैंज जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, कास्टिंग किया हुआ रहता है, कास्टिंग किया हुआ रहता है। अब यहाँ पर जो शाफ्ट आएगा वो आपका यहाँ जाएगा, शाफ्ट में एक की होल बना रहता है, उसके थ्रू की भी जाएगा, और यहाँ पर की के लिए स्पेस भी बना रहता है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि ये अगर शाफ्ट है, ये अगर शाफ्ट है तो शाफ्ट में यहाँ पर की बना हुआ रहता है, और वो की इस होल जिसको हब बोल रहे हैं हम, ये वाला जो हब पोर्शन है, ये हब है, तो हब में हल्का कटा हुआ रहता है और शाफ्ट में भी हल्का कटा हुआ रहता है, उससे आपका की जाएगा, दैट मीन्स शाफ्ट और ये हब आपस में फिक्स हो जाएगा। अच्छा, ये जो है, ये जो फ्लैंज है, ये कास्टिंग किया हुआ रहता है, ये जो पूरा पोर्शन है कास्टिंग किया हुआ रहता है। शाफ्ट इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ की अटैच होता है इस हब के थ्रू, मतलब हब और ये फ्लैंज एक दूसरे के साथ कास्टिंग किया रहता है। अब इस कास्टिंग जब किया रहता है तो यहाँ पर बहुत सारा होल छोड़ा हुआ रहता है, बहुत छोटा होल रहता है बहुत सारा, इस होल के थ्रू आपका बोल्ट अटैच होता है। अब ये होल्ड हम लोग करते हैं ड्रिलिंग के थ्रू, और जो उसमें ड्रिलिंग करने के बाद उसमें रीमिंग करते हैं ताकि उसका सरफेस फिनिश बढ़िया हो। नाउ ए फ्लैंज कपलिंग यूजुअली अप्लाइड टू द कपलिंग हैविंग 2 सेपरेट कास्ट आयरन फ्लैंजेस, जिसमें 2 सेपरेट कास्ट आयरन फ्लैंजेस होता है, एक ये और एक ये। ईच फ्लैंज इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट, दोनों का दोनों जो फ्लैंज है वो शाफ्ट के ऊपर माउंटेड रहता है, एंड कीड टू इट। द फेसेस आर टर्न्ड अप, फेसेस जो है, इसका जो फेसेस है, फ्लैंज का जो फेस है
वो टर्न अप एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ सैफ्ट, सैफ्ट के जो एक्सिस है उससे राइट एंगल पे ये फ्लैंज होता है आपका अटैच। वन ऑफ द फ्लैंज हैज द प्रोजेक्टेड पोर्शन एंड द अदर फ्लैंज हैज द करस्पॉन्डिंग रिसेस। इसके पास जो एक प्रोजेक्टेड पोर्शन होता है और अदर के पास रिसेस होता है जिसमें आपका बोल्ट आपका चला जाता है। नाउ यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है, ये एक सैफ्ट है और ये एक सैफ्ट है, दोनों सैफ्ट को जोड़ना है। अब ये एक हब तैयार हुआ, एक हब ये है आपका और एक हब ये है, ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, दैट मीन्स दिस मच, दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब इन दोनों फ्लैंजेस को आपस में अटैच करने के लिए यहाँ पे बोल्ट से जोड़ा जाता है, यहाँ पे बोल्ट से जुड़ा जाता है। क्रॉस सेक्शन व्यू अगर देख रहे हैं आप, मतलब इस साइड से साइड व्यू आप देख रहे हैं तो उस साइड व्यू में आपको पास एक ही बोल्ट दिखेगा, एक बोल्ट नीचे दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में वो पूरा सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग होता है। नाउ तो इस तरह के जॉइंट को हम लोग बोलते हैं फ्लैंज कपलिंग, इस तरह के जॉइंट को हम लोग बोलते हैं फ्लैंज कपलिंग। जब भी पावर ट्रांसमिट होता है तो इस तरह का जो फ्लैंजेज होता है उसमें टूटने का खतरा इसका बढ़ जाता है। अगर ये टूटेगा, अगर ये बोल्ट जो नट जो है ये टूटा, अगर ये टूटा तो किसी को भी ये बहुत डेंजरस होता है। इसलिए इससे बचने के लिए यहाँ पर एक प्रोटेक्शन हम लोग, अगर प्रोटेक्शन यहाँ पर दे दिया जाए ताकि बोल्ट अगर टूटे भी तो इससे बाहर नहीं जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग। ये क्या है? अनप्रोटेक्टेड टाइप। तो प्रोटेक्टेड टाइप कैसा होता है? तो प्रोटेक्टेड टाइप जो है वो ऐसा होता है, एक प्रोटेक्शन जैसा बना हुआ रहता है कि अगर टूटेगा भी ना तो किसी को चोट नहीं लगेगा, ये बोल्ट अगर टूटता है। इन प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग shown in the figure, the protruding bolt and nut are protected by flanges on the two halves of the coupling in order to avoid danger to the workman. वर्कमैन को डेंजर से बचाता है। तो ये है आपका थोड़ा सा जो फ्लैंजेज है वो थोड़ा सा प्रोट्रूडेड रहता है, इसको टीपी भी बोलते हैं। टीपी मतलब उसका थिकनेस ऑफ द प्रोट्रूडेड पोर्शन ऑफ दिस फ्लैंज। नेक्स्ट है स्टीव या मफ कपलिंग। स्टीव या मफ कपलिंग क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिजिड कपलिंग। स्टीव या मफ कपलिंग बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, मेड ऑफ कास्ट आयरन, ये भी कास्ट आयरन का बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए हॉलो सिलेंडर हुज इनर डायमीटर इज सेम एज दैट ऑफ द सैफ्ट। दैट मीन्स इसमें क्या होता है, इस तरह कपलिंग में, इस तरह कपलिंग बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। इसमें आपका ये जो हॉलो पोर्शन है, ये जो हॉलो पोर्शन है ऊपर और नीचे जो आपको दिख रहा है, इस हॉलो पोर्शन में आपका एक सैफ्ट जाएगा, इस सैफ्ट में, और सैफ्ट में की पोर्शन, की होल पहले से कीवे बना रहता है। अब कीवे बना रहता है तो वहाँ से आप की को यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं और उसके साथ इसको टाइट कर सकते हैं। मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब एक सैफ्ट ये और एक सैफ्ट आपके पास ये, इन दोनों का जोड़ना है। जोड़ना है तो एक हॉलो सैफ्ट आप ले आइए और यहाँ पर एक की का यूज़ कर लीजिए, की का, वो की थ्रू आउट यहाँ से यहाँ तक ले जाकर जुड़ जाएगा दोनों ही सैफ्ट के साथ। और चूँकि ये वाला जो है वो पूरी तरह फिक्स हो गया, दैट मीन सिंपल है, कुछ भी इसमें बोल्ट वगैरह यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। मतलब ये सैफ्ट और ये सैफ्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया। और ये जो मफ है, हॉलो पोर्शन, हब जिसको कह सकते हैं आप, तो वो हब जो है वो इस की के मदद से पूरी तरह से टाइट हो जाता है इस पर्टिकुलर केस में, जिसको स्लीव कपलिंग भी हम लोग बोलते हैं, स्लीव है। नाउ द इनर डायमीटर इज सेम एज दैट ऑफ द सैफ्ट। तो इसमें स्लीव का जो इनर डायमीटर होता है, मफ का जो इनर डायमीटर होता है वो सेम होता है जो सैफ्ट का इनर डायमीटर होता है। सैफ्ट का जो डायमीटर होता है, जो सैफ्ट का डायमीटर है और स्लीव या मफ का जो इनर डायमीटर है, दोनों का दोनों सेम होता है। यहाँ पर जो की यूज होता है वो गिव हेड की यूज होता है। द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन सैफ्ट टू द अदर सैफ्ट by the means of key and sleeve. It is therefore necessary that all the elements must be strong enough to transmit torque. जो भी एलिमेंट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो आसानी से पावर को ट्रांसमिट कर सके। द यूजुअल प्रोपोर्शन ऑफ द कास्ट आयरन स्लीव आर एज फॉलो। इसमें आउटर डायमीटर ऑफ द स्लीव, स्लीव का जो आउटर डायमीटर होता है वो कितना होता है? स्लीव का जो आउटर डायमीटर, जो स्लीव इतना मोटा आपको कम से कम लेना है, मफ आपको इतना मोटा कम से कम लेना है कि वो सैफ्ट का जो डायमीटर होता है, सैफ्ट का डायमीटर का 2 गुना प्लस 13 mm होना चाहिए। इतना आउटर डायमीटर का आपको मफ लेना है, दैट मीन थोड़ा मफ मोटा होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो 2D प्लस 13 mm का
पूरा डायमीटर होना चाहिए, पूरा डायमीटर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 2D + 13 mm। और लेंथ ऑफ द स्लीव, जो स्लीव है इसका लेंथ कितना होना चाहिए, तो लेंथ जो होना चाहिए वो 3.5D ऑफ द सैफ्ट, सैफ्ट का जो डायमीटर है उसका 3.5 गुना लेंथ होना चाहिए, लेंथ 3.5 गुना, और जो उसका डायमीटर है वो 2 गुना + 13 mm का ही होना चाहिए। ये आपको डिजाइनिंग के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। नाउ फ्लैंज कपलिंग में एक बात और आप नोटिस कीजिएगा कि जो फ्लैंज होता है, सॉलिड फ्लैंज कपलिंग जो होता है, इसमें कास्टिंग के साथ साथ आप फोर्जिंग के थ्रू भी इसको बना सकते हैं, कास्टिंग के साथ साथ फोर्जिंग के थ्रू भी इसको बना सकते हैं। फोर्जिंग क्या होता है, फोर्जिंग में होता है कि जैसे मटेरियल को आप गर्म किए और गर्म करके उसको हथौड़ा से पीट करके फोर्ज करके और कोई नया कंपोनेंट बनाया। तो जैसे मान लीजिए इस शेप का आप फ्लैंज आप तैयार कर लिए, इस शेप का फ्लैंज आप तैयार कर लिए, ये आपका हब हो गया, हब के अंदर इसका सैफ्ट जाएगा, यहाँ भी एक सैफ्ट आएगा, और इन दोनों में आपको ड्रिल करके और रीम करके यहाँ पर बोल्ट को अटैच करना है। नाउ ए टिपिकल सॉलिड फ्लैंज कपलिंग शोन इन द फिगर, द फ्लैंजेज आर फोर्ज्ड एंड मशीन्ड। पहले फोर्जिंग करते हैं, फिर मशीनिंग क्यों करते हैं, उसका एक्सेस मटेरियल रिमूव करते हैं ताकि वो सरफेस फिनिश उसका अच्छा हो। नाउ फोर्जिंग करते हैं, फिर मशीनिंग करते हैं एट द सैफ्ट एंड, एंड दीज फ्लैंजेस आर बोल्टेड टुगेदर। दोनों का दोनों जो फ्लैंज है, ये फ्लैंज और ये फ्लैंज, आर बोल्टेड टुगेदर थ्रू बोल्ट इन ड्रिल्ड एंड रीम होल। ड्रिल किया हुआ रहता है और रीमिंग किया हुआ रहता है। तो रीमिंग जब करते हैं हम लोग, या ड्रिलिंग करने के बाद रीमिंग करते हैं, तो करने के बाद यहाँ पर बोल्ट हम इंसर्ट करते हैं, और जो बोल्ट इंसर्ट करते हैं तो होल्स आर गिवन वेरी लो टॉलरेंस टू अचीव द एक्यूरेट मिस अलाइनमेंट ऑफ द सैफ्ट। एक्यूरेट मिस अलाइनमेंट ऑफ सैफ्ट के लिए टॉलरेंस जो होता है इसका, जो बोल्ट इसमें जाएगा वो उसके बीच टॉलरेंस बहुत कम होता है। टॉलरेंस करने का मतलब है कि आपका होल इतना बड़ा है और आप इतना ही बड़ा बोल्ट का यूज़ कर सकते हैं जितना बड़ा आप होल रखें हैं। जितना बड़ा होल यहाँ है उतना ही बड़ा होल यहाँ भी होना चाहिए। दैट मीन्स ये नहीं कि मतलब कि होल तो बड़ा है और यहाँ पर आप बोल्ट जो यूज़ कर रहे हैं वो बहुत पतला बोल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में इसका टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आप ये कंसिडर करके रखिए कि जो यहाँ पर टॉलरेंस, जो बोल्ट आप यूज़ कीजिएगा उसका जो टॉलरेंस होना चाहिए वो बहुत ही कम होना चाहिए। और साथ साथ यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आपका ये हब है, हब के अंदर जो आपका बोल्ट आएगा, यहाँ पर जो बोल्ट आएगा बोल्ट हब के अंदर वो भी टाइट फिट होना चाहिए। दैट मीन वहाँ भी टॉलरेंस आपको कम देखने को मिलना चाहिए। नाउ द थ्रेडेड पोर्शन ऑन द बोल्ट शुड बी स्मॉल enough and should extend only up to the half thickness of the nut in flange. This is to avoid any thread along the shear plane. That means कहने का मतलब है कि जो वहाँ पर आप बोल्ट आप यूज़ कीजिएगा वो कम से कम, इस बोल्ट जितना लंबा है उसका कम से कम आधा उस फ्लैंज के अंदर जाना चाहिए। नो टू अवॉइड एक्सेसिव बेंडिंग या बियरिंग स्ट्रेस ऑन द सैफ्ट। कहने का मतलब इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है, आप इतना इसमें ध्यान रखिएगा कि जो इसमें होल तैयार करते हैं वो ड्रिलिंग और रीमिंग के थ्रू होल तैयार करते हैं जिसमें आप बोल्ट को डालते हैं। नाउ ये क्या है, मफ कपलिंग है। मफ कपलिंग का लेंथ कितना होना चाहिए 3.5D होना चाहिए, और डायमीटर कितना होना चाहिए 2D + 13 mm होना चाहिए। ये आपका इनपुट सैफ्ट है, ये आपका आउटपुट सैफ्ट है, ये आप की यूज़ कर रहे हैं, गिवेट की यूज़ कर रहे हैं, इसको हम स्लीव बोलते हैं। तो नाउ इट इज़ कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन विथ वेरी स्मॉल रेडियल डायमेंशन। इट इज़ चीपर देन अदर टाइप ऑफ कपलिंग। अदर टाइप ऑफ कपलिंग से ये चीपर होता है। मफ कपलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्लिप कपलिंग या बॉक्स कपलिंग। बॉक्स कपलिंग क्या होता है, तो बॉक्स कपलिंग को मफ कपलिंग बोलते हैं या स्लिप कपलिंग भी बोलते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ रिजिड कपलिंग, ये रिजिड कपलिंग होता है। द कनेक्शन ऑफ मफ कपलिंग एज शोन इन द फिगर में हम जो दिखाया अभी, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कपलिंग विथ ओनली 2 पार्ट्स, स्लीव एंड की। इट इज सिंपल टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर। देयर इज नो प्रोजेक्शन पार्ट एक्सेप्ट द की हेड। द एक्सटर्नल surface of the slip is smooth. This is the advantage from the standpoint of the safety to the operator. Now ये तो था मफ कपलिंग, मतलब कपलिंग के बारे में मोटा मोटी आइडिया हो गया क्या होता है। नेक्स्ट नाउ
In the flange coupling, two flanges are coupled together by the means of bolt fitted in rimmed hole. Next है the hole in the flange coupling. Flange coupling में जो hole होता है, for coupling the two flanges together by the means of bolt and rim because it permits. ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि इक्वल शेयरिंग ऑफ लोड बाय द बोल्ट, हर एक बोल्ट में इक्वल शेयर फोर्स लगेगा और हर एक बोल्ट इक्वल शेयर फोर्स को रेजिस्ट करेगा। इसलिए हम लोग आपका यूज़ करते हैं बोल्ट को, पहले होल करते हैं, होल में को रिम करते हैं उसके बाद। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इक्वल शेयर फोर्स ऑल बोल्ट के ऊपर इक्वल शेयर फोर्स लगे और वो इक्वल फोर्स को रेजिस्ट कर सके। दैट मीन टोटल लोड इज रेजिस्टेड बाय द बोल्ट्स, ऑल द बोल्ट्स। ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा ना, हम लोग जानते हैं फ्लैंज कपलिंग जो होता है रिजिड टाइप कपलिंग होता है, आर नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशन, हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए सुटेबल नहीं है। द डिज़ाइन ऑफ दिस कपलिंग कैन बी डन ऑन द फिटिंग ऑफ बोल्ट, इसमें बोल्ट के थ्रू हम फिट करते हैं उसको, फ्लैंज दो फ्लैंजेस को आपस में जोड़ देते हैं और तो ये रिजिड कपलिंग बनता है। इफ़ द बोल्ट आर फिटेड इन रिम्ड होल देन द टॉर्क ट्रांसमिशन इज ड्यू टू द शेयर रेजिस्टेंस ऑफ द बोल्ट। जितना ज़्यादा बोल्ट होगा उतना ज़्यादा शेयर फोर्स वो रेजिस्ट कर सकता है, जितना ज़्यादा रेजिस्ट कर सकता है उतना टॉर्क का ट्रांसमिशन हो सकता है। तो टॉर्क के ट्रांसमिशन को, टॉर्क जब ट्रांसमिट हो रहा है तो किसके वजह से हो रहा है? तो मेनली ड्यू टू बोल्ट की वजह से होगा। बोल्ट नहीं होता, बोल्ट अगर कम होता है तो या फिर मान के बोल्ट बहुत कम होता तो उस केस में बोल्ट के टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टॉर्क का ट्रांसमिट कहाँ से करता है? तो उतना बोल्ट कम से कम होना चाहिए जितना वो रेजिस्ट कर सके उस फोर्स को। जितना टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है उतना टॉर्क को रेजिस्ट कर सके, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, तभी तो बोल्ट नहीं टूटेगा। अगर एक फोर्स भी बढ़ गया, मान लीजिए एक्टिव फोर्स जो है वो ज़्यादा लग गया और रेजिस्टिव फोर्स जो है वो कम लग गया, तो उस केस में आपका टॉर्क का ट्रांसमिशन नहीं होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो लोड है वो सस्टेन कौन करता है, रेजिस्ट कौन करता है उस लोड को? तो वो बोल्ट रेजिस्ट करता है। सर हर एक बोल्ट के ऊपर एक फोर्स डेवलप होता है, वो उस टॉर्क को, जो टॉर्क का ट्रांसमिशन होता है उसको रेजिस्ट करता है और रेजिस्ट करता है। दैट मीन्स वो इक्विलिब्रियम में है तो मोशन का ट्रांसमिशन आसानी से होता है, पावर का ट्रांसमिशन आसानी से होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि सारा का सारा जो बोल्ट है वो रेजिस्ट करता है अप्लाइड टॉर्क को। नाउ तो होल्स इन द फ्लैंज कपलिंग for coupling the two flanges together by the means of bolt are rimmed because equal sharing of load by the bolt. That means option number A. Next है following type of pipe joint are mostly used in pipe carrying water at low pressure. लो प्रेशर में पाइप जो है, एक पाइप यहाँ है दूसरा पाइप यहाँ है, इन दोनों पाइप को आपस में ज्वाइन करना है हमको। तो ज्वाइन करना है तो अगर हम लो प्रेशर का बात कर रहा है, अगर लो प्रेशर का बात कर रहा है तो यहाँ पर हम सॉकेट दे देंगे। सॉकेट का एक पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा और दूसरा पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा और उसको सॉकेट जो रहता है उसका इंटरनल थ्रेडिंग रहता है और इस जो पाइप है इस पाइप में एक्सटर्नल थ्रेडिंग रहता है, तो उसको आप इसके ऊपर टाइट कर सकते हो। तो जब भी टाइट हो जाएगा तो आसानी से आपका फ्लूइड फ्लो होगा। इस तरह के जॉइंट को बोलते हैं हम लोग सॉकेट जॉइंट। पाइप जॉइंट के बारे में जो भी है वो डायरेक्टली रिमेंबर करके रखिए। नेक्स्ट है स्लीव और मफ कपलिंग इज डिजाइन एज ए। स्लीव या मफ कपलिंग को हम लोग डिजाइन कैसे करते हैं? तो हॉलो सैफ्ट मान करके डिजाइन करते हैं ना। डिजाइन ऑफ स्लीव को डिजाइन करते हैं। डिजाइन ऑफ स्लीव इज कंसिडर्ड एज ए हॉलो सैफ्ट मान करके हम उसको डिजाइन करते हैं। स्लीव को डिजाइन करना है तुम जैसे अभी देख सके ये पूरा हॉलो सैफ्ट होता है, तो हॉलो सैफ्ट को ध्यान में रखते हुए इसको हम डिज़ाइन करते हैं। इसमें कुछ एडिशनल पार्ट तो होता नहीं है, एक होता है स्लीव, दूसरा जो सैफ्ट कनेक्ट करना है और तीसरा होता है की। मतलब स्लीव और की के मदद से आप यहाँ पर पावर का ट्रांसमिशन होता है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो मफ है या स्लीव है वो हॉलो सैफ्ट जैसा है और जिस तरह से हॉलो सैफ्ट को डिज़ाइन करते हैं वैसे ही हम इस मफ कपलिंग को भी डिज़ाइन करते हैं ना। तो ये हॉलो सैफ्ट मफ कपलिंग का डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ हॉलो सैफ्ट। नेक्स्ट मफ कपलिंग इज यूज टू ज्वाइन टू सैफ्ट विच हैव। दो सैफ्ट का अपन ज्वाइन करता है, जो दोनों सैफ्ट जो है वो एक ही लाइन में होना चाहिए, एक ही एक्सिस में होना चाहिए। इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिजिड कपलिंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है की
आर नॉर्मली मेड ऑफ, की जो है माइल्ड स्टील का बना होता है, कोल्ड रोल्ड माइल्ड स्टील का बना होता है की, ये पहले भी हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 230, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन इन डिजाइन ऑफ नट, नट को डिजाइन करना है। तो नट जब भी हम डिजाइन करते थे तो नट में हम क्या निकालते थे, जैसे मान लीजिए एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, यहाँ पर बोल्ट आपका लगा हुआ है, ये बोल्ट का हेड है, और यहाँ पर नट आपको लगाया है, ये आप नट लगाए, तो नट जो है उसका हम हाइट निकालते थे। क्या निकालते थे? हाइट। हाइट कितना होना चाहिए जब फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इस नट का हाइट कितना होना चाहिए। तो हाइट हम लोग देखे थे 0.5d के बराबर होता है, जिसमें अगर ये कोर डायमीटर को अगर हम 0.8d लिए थे, DC इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स d, अगर आपको याद होगा तब जो ये वैल्यू मिला था 0.4d मिला था, 0.4d मिला था। तो यहाँ पर क्या निकाले थे हम? हाइट ऑफ द नट निकालते थे। तो हाइट ऑफ नट जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन इन डिजाइनिंग ऑफ नट, नट जब भी डिजाइन करते हैं तो उसका हाइट ऑफ नट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि हाइट ऑफ नट एच कैन बी डिटरमाइंड बाय इक्वेटिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन टेंशन एंड स्ट्रेंथ इन शेयर। टेंशन को शेयर के साथ इक्वेट कीजिएगा तो हाइट ऑफ द नट निकल जाएगा। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें जो हाइट होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है फॉर डिजाइनिंग द नट। जिसको हम लास्ट क्लास में देखे भी थे कि h इज इक्वल टू 0.4d, h इज इक्वल टू 0.5d। 0.4d कब? जब डायमीटर को हम लोग कोर डायमीटर को हम लोग 0.8 टाइम्स d लिए थे, तब के केस में h मेरा 0.4d आया था।